स्वागत है। कल हमने आदर्श गैस के लिए कल हमने संबंध स्थापित किया था जूल थॉमसन गुणांक म्यू बराबर dt बटा dp, जो इसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, यानी जूल थॉमसन गुणांक। जूल और थॉमसन वैज्ञानिक ने मिलकर के इसकी व्याख्या की थी और ये गुणांक स्थापित किया था म्यू बराबर dt बटा dp, जिसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। और अब जूल थॉमसन गुणांक को आधार मान करके अनुप्रयोग है। एक तो आदर्श गैस के लिए है। आदर्श गैस की समीकरण हम जानते हैं क्या होती है, PV बराबर nRT। ये कौन सी गैस की समीकरण है? आदर्श गैस की समीकरण है। इस आदर्श गैस की समीकरण को हम P को नियत रखते हुए T के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? P को नियत रखेंगे, P को बाहर निकाल लेंगे और V का T के सापेक्ष अवकलन होगा डेल V अपॉन डेल P, और P नियत है और T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो केवल R बचेगा। यहाँ हमने ये माना है कि N बराबर 1 मोल की गैस है, यानी 1 मोल की आदर्श गैस हमने ली है। देखिए P को पक्षांतरण करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो R के भाग में आ जाएगा P, डेल P बटा डेल P और P ये LHS में बचेगा और P गुणा में है, बाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इस इक्वेशन को 10 को इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 8 याद कीजिए हमारे पास कौन सी आई थी? इक्वेशन 8 वो जूल थॉमसन वाली। देखिए इक्वेशन नंबर 8 कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 8 ये थी इक्वेशन नंबर 8, dt बटा dp, यानी dt बटा dp को हम म्यू भी कहते हैं, जूल थॉमसन गुणांक बराबर T डेल V बटा डेल T, P कांस्टेंट प्लस V बटा Cp। इसमें हम मान लिखेंगे तो इसकी जगह क्या रखेंगे? जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ है क्या? R बटा P। इसकी जगह हम क्या रख देंगे? R बटा P, यानी इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 8 में रखने पर R बटा P रख दिया। यह है R बटा P माइनस V बटा Cp जो हमें दिया है। यह है RP या TR। आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं PV बराबर 1 मोल के लिए RP, तो RT की जगह हम PV भी लिख सकते हैं। PV बटा P माइनस V अपॉन Cp। P से P काट देंगे, V माइनस V बटा Cp, V में से V बचेगा 0, अर्थात म्यू बराबर dt बटा dt का मान क्या आएगा? 0। dp को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी dt का मान 0। ताप में परिवर्तन 0 है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं म्यू बराबर 0। क्वेश्चन नोट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक म्यू का मान 0 होता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, यानी ताप में परिवर्तन क्या प्राप्त हुआ है? 0। यहाँ पर हमें ऐसे प्राप्त हुआ है म्यू बराबर dt बटा dp का मान क्या प्राप्त हुआ? 0। जूल थॉमसन गुणांक आदर्श गैस के लिए 0, dt बटा dp का मान क्या प्राप्त हुआ है? 0। dp को अगर गुणा कर देंगे 0 से तो 0, dt का मान 0, अर्थात ताप में परिवर्तन 0 प्राप्त हुआ है। अर्थात आदर्श गैस में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे दाब में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आदर्श गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यदि आदर्श गैस को किसी पतले छिद्र से गुजारा जाए तो तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए वास्तविक गैस। वास्तविक गैस के लिए हम देखेंगे, वास्तविक गैस के लिए हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वान डर वाल ने एक समीकरण दी थी जिसे वान डर वाल गैस समीकरण कहते हैं। वान डर वाल ने ये समीकरण दी थी P प्लस A बटा V स्क्वायर V माइनस V बराबर RT। यहाँ पर N स्क्वायर भी था, V माइनस NV भी था, बराबर NRT भी था। हमने 1 मोल की गैस वास्तविक गैस के लिए अध्ययन किया है, इसलिए
मोलों की संख्या n का मान 1 ले लिया, तो यहाँ पर 1 को a से गुणा करने पर a ही प्राप्त होगा। आगे देखिए इक्वेशन 12 का, तो जैसे हमने आदर्श गैस के लिए किया था वैसे ही वास्तविक गैस के लिए हम क्या करेंगे, p को नियत रखेंगे और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले इतने बड़े अवकलन को हल करने से पहले हम क्या करते हैं कि कोष्ठक को खोल लेते हैं, यानी कोष्ठक को मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले देखिए p को b से मल्टीप्लाई करो pb, माइनस p को b से मल्टीप्लाई करो pb, a बट्टा v स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a बट्टा v स्क्वायर कट जाएगा, a बट्टा v स्क्वायर को माइनस b से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस b बटा v स्क्वायर बराबर RT। अब देखो t के सापेक्ष p को नियत रख के हमें अवकलन करना है। p को नियत रखेंगे, p आ जाएगा बाहर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल dv अपॉन dt, p कांस्टेंट, माइनस यहाँ पर b भी नियतांक है, p को हमने नियत माना है तो नियत का अवकलन शून्य। a को बाहर निकाल लेंगे, a एक नियतांक है, वन वाल गैस समीकरण में a और b दोनों ही क्या है, नियतांक। a को बाहर निकाल लेंगे, 1 बटा v बचेगा, 1 बटा v का अवकलन होता है माइनस 1 बटा v स्क्वायर और v का dv बटा dt, p कांस्टेंट। ये देखो v स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो v की घात कितनी हो जाएगी, -2, और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन का सूत्र याद है, d बाई dx ऑफ x की घात n, d बाई dx ऑफ x की घात n, इसका अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1, तो n की जगह -2 बाहर आ जाएंगे, v n माइनस 1 एक घटाना है, -2 और -1 माइनस का 3, -2 v की घात -3 नीचे आएंगे तो प्लस के 3 और माइनस, और ये माइनस किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का, 2 बटा v3 ये भी आ गया, और v का t के सापेक्ष अवकलन dv बटा dt, p नियत है, बराबर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का मान 1 हो जाएगा और r का मान r। dv बटा dt और p को हम कॉमन ले लेते हैं, कोष्टक में बचेगा p माइनस a बटा v स्क्वायर प्लस 2ab बटा v क्यूब बराबर r। dv बटा dt और p नियत, इसको हम क्या लेते हैं, दोनों संख्याओं में है, दोनों कोष्टकों में है, इसलिए यहाँ से और यहाँ से dv बटा dt और p नियत ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो ही कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, p बचेगा, माइनस a बटा v स्क्वायर यहाँ बचेगा, प्लस 2ab बटा v क्यूब यहाँ बचेगा बराबर r। तीनों जगह से हमने कॉमन ले लिया, dv बटा dt ऑफ p। अब आगे देखिए, इसमें a बटा v स्क्वायर जोड़ दिया और a बटा v स्क्वायर ही घटा दिया, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बटा v स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर a बटा v स्क्वायर ही जोड़ेंगे, a बटा v स्क्वायर ही घटाएंगे, पूरे समीकरण के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम a बटा v स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो a बटा v स्क्वायर p में जोड़ दें, p प्लस a बटा v स्क्वायर, जो घटाएंगे माइनस a बटा v स्क्वायर, वो माइनस a बटा v स्क्वायर, और a की पहले से ही माइनस a बटा v स्क्वायर है तो वो हो जाएंगे माइनस 2a बटा v स्क्वायर, और प्लस के 2ab बटा v क्यूब बराबर r। आगे देखिए, dv बटा dt ऑफ p है जो का जो, आगे हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, इसका मान क्या होगा, वंडरवाल के समीकरण से हम जानते हैं p प्लस a बटा v स्क्वायर v माइनस d बराबर क्या होता है r। ये वंडरवाल के समीकरण है, हमें इसका मान चाहिए तो r की बट्टा क्या हो जाएगा v माइनस d। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
आर टी बटा वी माइनस बी, ये लिख सकते हैं आर टी बटा वी माइनस बी, माइनस 2a बटा वी क्यूब, और जो ही इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 2a बटा वी क्यूब, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, 2a दोनों में है, दोनों में 2a लेंगे कॉमन, वी क्यूब जबरदस्ती कॉमन लेंगे, यहाँ से तो वी क्यूब कॉमन आएगा लेकिन यहाँ से वी क्यूब कॉमन नहीं आएगा, फिर भी हम वी क्यूब कॉमन लेंगे क्योंकि कोष्ठक के अंदर हमें क्या बनाना है, v माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा v माइनस, यहाँ पे क्या बच गया b। आगे देखिए v माइनस बी को इससे लघुत्तम लेंगे, क्या लघुत्तम आएगा v माइनस बी, डी बटा dt ऑफ p जो का जो है, v माइनस बी यहाँ से क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे, जो ही यहाँ से v माइनस बी लघुत्तम लेंगे और उसमें v माइनस बी का भाग देंगे तो उत्तर आएगा एक को rt से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितने आएंगे rt, ये माइनस का चिन्ह, 2a बटा वी क्यूब, 2a बटा वी क्यूब, जो v माइनस बी हम एलसीएम लेंगे उसमें इसका भाग देंगे तो v माइनस बी में v माइनस बी इसका भाग देंगे तो उत्तर आएंगे v माइनस बी, और वो v माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी v माइनस बी का स्क्वायर बराबर r v माइनस बी। जो बट्टे में हमने एलसीएम लिया था v माइनस बी वो कहाँ गया, वो इससे गुणा हो गया। समीकरण 13 में राशि ये v माइनस बी स्क्वायर में ये b है वो बहुत ही छोटा है v की तुलना में, है तो b एक आयतन का ही पद, वंडरवाल के समीकरण में हम पढ़ते हैं कि b एक आयतन संशोधन नियतांक है और एक दाब संशोधन नियतांक है, तो b है तो आयतन ही लेकिन b की तुलना में बहुत ही छोटा है, इसलिए b को v की तुलना में नगण्य मानने पर जहां जहां b दिखाई दे रहा है वहां पे 0 लिख देंगे। dv बटा dt ऑफ p बराबर rt 2a बटा v क्यूब, b की जगह 0 लिखेंगे, b का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर r v माइनस b। dv बटा dt ऑफ p बराबर rt माइनस ये v स्क्वायर से v क्यूब कट गया, 2a बटा v बराबर r v माइनस b। dv बटा dt ऑफ p कांस्टेंट बराबर r v माइनस b, ये देखिए पूरा का पूरा कोष्टक गुणा में है जाएगा तो भाग में हो जाएगा, rt माइनस 2a बटा v समीकरण नंबर 14 है। समीकरण नंबर 14 से dv बटा dt और p का मान आ गया, इसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8 कौन सा था याद कीजिए, जूल थॉमसन गुणांक, जिसमें हमारा म्यू का मान आया था, म्यू बराबर dv बटा dt बराबर बटे में आया था cp और यहाँ पे आया था t और डेल v बटा डेल t और p कांस्टेंट और p कांस्टेंट माइनस v, ये हमारा समीकरण नंबर क्या था 8 था, याद कीजिए। जो इस समीकरण में डेल v बटा डेल t और p की जगह ये मान रखेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, 1 बटा cp को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा t की जगह हमने t लिख दिया, और इसका मान क्या है, ये मान है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसमें से v को घटा देंगे। अब देखिए ऊपर जो है जो का त्यों रखना है, नीचे वाले इक्वेशन में से rt कॉमन लेंगे, कॉमन क्यों लेंगे क्योंकि ऊपर से rt से नीचे वाले rt से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो ही इसमें से rt कॉमन लेंगे, rt बाहर आ गया यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 2a बटा rt v, rt से rt हमने काट दिया तो बचा क्या 1 बटा cp v माइनस b, और ये घात नीचे प्लस में ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी और माइनस b, ये देखिए किसका सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है 1 माइनस एक्स की घात -1 का, 1 माइनस एक्स की घात -1, इसका सूत्र बना है बराबर 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 2a अपॉन v rt माइनस v, आगे देखिए अब दोनों ब्रैकेट को सरल कर लेंगे, दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा कर देंगे, v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा और v को
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v से v कट जाएगा, 2av बटा RTv और v से v कट जाएगा। माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v, और माइनस को प्लस 2a बटा VRT से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस माइनस माइनस, और 2ab बटा RTv माइनस v पहले से ही है। आगे देखिए 1 बटा CP, v से v कट गया, 2a बटा RT और 2a बटा RT को यहाँ पर लिख दिया, v से v कट गया, 2a बटा RT हमने लिख लिया, माइनस के v, ये माइनस के v और ये माइनस के 2ab बटा RTv है। हमने पहले भी बात की थी वान डेर वाल के समीकरण में a एवं b दोनों ही नगण्य या दोनों ही बहुत छोटी राशि है, अतः दोनों का गुणनफल इससे भी छोटा होगा, तो 2ab को बटा RTv को नगण्य मान करके छोड़ने पर, क्यों छोटा है नगण्य मानकर, वान डेर वाल के समीकरण में a एवं b का मान बहुत ही नगण्य यानी अल्प होता है, और इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे यानी ab का मान तो वो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इस पूरे पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर dt बटा dp का मान क्या आएगा, 1/cp 2a बटा RT माइनस b, इतना ही रह जाएगा। आगे देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें व्युत्क्रमण ताप बनाना है। जो ही b कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, 2a बटा BRT माइनस 1, 2a बटा RB, व्युत्क्रमण ताप की परिभाषा क्या है, Ti बराबर 2a अपॉन RB, और एक और याद रखना है बॉयल ताप की b से रिप्रेजेंट करते हैं, वो केवल a बटा RB होता है, और व्युत्क्रमण ताप 2a बटा RB होता है, और बॉयल ताप होता है a बटा RB। ये क्या है, व्युत्क्रमण ताप Ti, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, Ti dt बटा dp बराबर v बटा cp और ब्रैकेट Ti माइनस 1, Ti बटा t बच गया। हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 17 प्राप्त हो गई है। इक्वेशन 17 से देखिए, अगर यदि Ti t से ज्यादा हो तो RHS धनात्मक होगी, अगर Ti का मान t से ज्यादा हो यानी ऊपर संख्या बड़ी होगी नीचे संख्या छोटी होगी, तो ये संख्या 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी 1 से बड़ी होगी उसमें से 1 घटेगा तो ये होगा धनात्मक, ये पहले से ही धनात्मक है, धनात्मक को धनात्मक से गुणा करेंगे तो उत्तर आएंगे धनात्मक, यानी पूरी की पूरी RHS क्या है, धनात्मक। अगर RHS धनात्मक है तो LHS भी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि हम ये धनात्मक कब होगा, dt और dp दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है कि जूल थॉम्सन प्रभाव में दाब को उच्च से निम्न रखा है, यानी उच्च से निम्न का मतलब है P1 कम है और P2 ज्यादा है, तो dp क्या होगा जाएगा धनात्मक, dp का मान क्या होता है P2 माइनस P1, तो dt क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उच्च दाब से निम्न दाब पर हमने क्या किया है, गैस को प्रसारित किया है, अतः dp ऋणात्मक है, अतः dt भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो LHS धनात्मक हो जाएगी। अर्थात Ti का मान, व्युत्क्रमण ताप का मान, अगर तापमान से गैस के तापमान से ज्यादा हो तो गैस के ताप में कमी प्रेक्षित होगी, अर्थात जूल थॉम्सन प्रभाव हमें प्रेक्षित होगा। इसके विपरीत अगर हमारी गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम है तो RHS ऋणात्मक होगी, तो LHS भी ऋणात्मक होनी चाहिए, अतः dp ऋणात्मक होने पर dt धनात्मक होगा, dp ऋणात्मक तो dt धनात्मक होगा, और dt धनात्मक कब होगा, जब T इज ग्रेटर देन Ti, अर्थात गैस उष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। हमने जूल थॉम्सन प्रभाव शुरू करने से पहले पढ़ा था ऐसी कौन सी गैसें हैं जो तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है, अर्थात जूल थॉम्सन प्रभाव को प्रेक्षित नहीं करती है। हमने एक बिंदु पढ़ा था, उस बिंदु में हमने लिखा था हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी दो गैसें हैं जो जूल थॉम्सन प्रभाव को प्रेक्षित या नहीं करती है, क्योंकि इनके लिए क्या है, P इज ग्रेटर देन Ti है, जबकि अन्य गैसों के लिए Ti इज ग्रेटर देन P होने के कारण जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित करती है। यह है हमारा जूल थॉम्सन प्रभाव। आगे देखिए, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा निम्न ताप यहाँ पुलिंग का उत्पादन।
रुद्धोष्म विचुंबक हम ज्यादा से ज्यादा कितना न्यूनतम ताप प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी ठंडी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम रुद्धोष्म विचुंबकन विधि को काम में लेते हैं। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा हमें निम्न से निम्न तापमान प्राप्त कर सकते हैं और निम्न से निम्न 0.01 केल्विन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आए एक नंबर में कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा सबसे कम ताप प्राप्त किया जा सकता है, तो वह विधि होगी रुद्धोष्म विचुंबकन। यानी प्रकृति में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा निम्न से निम्न यानी अत्यंत कम से कम 0.01 केल्विन तापमान भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका सिद्धांत क्या होता है, इसमें 3 ट्यूब होती है जिन्हें T1, T2 और T3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिद्धांत होता है अनुचुंबकीय पदार्थ का लवण। इसमें T1, T2, T3, T4 अलग अलग होते हैं और इन अलग अलग ट्यूबों में ये है फिलामेंट जिसे हम गर्म करते हैं और सबसे पहले वाली नली में द्रव हीलियम भरा जाता है, उसके आगे वाले में द्रव हाइड्रोजन भरा जाता है और उससे ऊपर वाली यू आकार की जो नली है उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और तापमान रखा जाता है 200 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमें अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं जिसका हमें निम्न से निम्न ताप प्राप्त करना है। ये फिलामेंट है यानी इसे हम गर्म करते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है, यदि निम्न ताप पर चुंबकीय क्षेत्र में यदि निम्न ताप पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित करके अनुचुंबकीय पदार्थ पर जब एकाएक चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए और यदि प्रक्रम रुद्धोष्म हो यानी ना तो उष्मा ले ना उष्मा दे, तो इस निकाय को विचुंबकन होने में आवश्यक ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है और निकाय के तापमान में कमी प्राप्त होती है। यानी निकाय है वो विचुंबकित होने के लिए ऊर्जा प्राप्त करेगा और वह ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा, अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त करेगा और अपनी आंतरिक ऊर्जा से जब अपनी ही आंतरिक ऊर्जा से विचुंबकित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करेगा तो उसका तापमान क्या होगा, गिरेगा और तापमान गिरेगा तो तापमान में क्या होगी, गिरेगी। चित्र में एक अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सी नलिका में रखा गया है, सबसे अंदर वाली नलिका और उसका नाम है T1 जो एक पंप से जुड़ा हुआ होता है। यह T1 एक नलिका है जिसमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। हमने ऐसे चित्र में बनाया था, सबसे अंदर वाली जो नलिका है T1 उसमें हम अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं, उसके बाहर यू प्रकार की जो नली है उसमें द्रव हीलियम भरते हैं, उसके बाहर जो यू आकार की नली है T2 के बाद में T3 है उसमें हम भरते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। कितने तापमान पर, 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरते हैं और ये अनुचुंबकीय पदार्थ एक पंप से जुड़ा हुआ रहता है। यदि अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाए तो द्रव हीलियम को वाष्पन से बचाने के लिए इसे द्रव हाइड्रोजन से भरी नलिका T3 में रखा जाता है। द्रव हाइड्रोजन को वाष्पन से बचाने के लिए इसे द्रव नाइट्रोजन से भरे पात्र में रखा जाता है। एक दूसरी गैसों को वाष्पन से बचाने के लिए एक दूसरी गैसों को उसके ऊपर अन्य यू आकार की नलियों में रखा जाता है। संपूर्ण उपकरण को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है यानी वह स्थान जहां चुंबकीय क्षेत्र हो उस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। जब प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, चुंबकित हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, कक्षा 12 में हमने पढ़ा था अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे हमने कक्षा 12 में पढ़ा था। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और याद कीजिए वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ज्यादा तीव्रता से आकर्षित होते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एकाएक चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, जिसमें पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है। अगर पदार्थ चुंबकित होता है तो उसके तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और अतिरिक्त द्रव हीलियम द्वारा पुनः पदार्थ का ताप द्रव हाइड्रोजन के ताप के बराबर लाया जाता है। अब एकाएक चुंबकीय क्षेत्र को अचानक हटा दिया जाता है और एक साथ हटाया जाता है
जिससे अनुचुंबकीय पदार्थ पुनः विचुंबकित होता है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वापिस अपना व्यवहार छोड़ देता है चुंबक का, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन पुनः भिन्न भिन्न दिशाओं में वितरित हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है, चूंकि प्रकरण रुद्धोष्म है, अतः बाहर से तो उसको कार्य करने के लिए उसमें प्राप्त नहीं होगी, अतः यह ऊर्जा उसके आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ रखा होता है, जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप गिर जाता है तथा उसका ताप द्रव हीलियम का तापमान होता है लगभग 4 केल्विन, उसके बराबर उससे भी कम तापमान पर प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा अति निम्न ताप लगभग 0.01 केल्विन भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे कम ताप कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा सबसे कम ताप का प्राप्त किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी को सामान्यतः संपीड़ित पदार्थों में उपयोग किया जाता है, परंतु इस विधि में ऊष्मागतिकी को असंपीड़ित पदार्थ के साथ साथ चुंबकीय के साथ उपयोग में लाया गया। देखिए इस विधि में क्या किया गया है, ऊष्मागतिकी का तो है ही, इस विधि में ऊष्मागतिकी का एक विधि है ही, लेकिन उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित करने के कारण इस विधि में ऊष्मागतिकी के साथ चुंबकीय का भी उपयोग किया गया है। मैक्सवेल के तीसरा संबंध कौन सा था? याद कीजिए, हमने मैक्सवेल के 4 समीकरण प्राप्त किए थे। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि ऊष्मागतिकी के 4 विभव होते हैं और इन चारों विभवों में से 2 विभवों को शेष 2 का फलन मानते हुए या स्वतंत्र मानते हुए, शेष 2 फलनों को स्वतंत्र मानते हुए उनके साथ संबंध स्थापित किए, और मैक्सवेल ने इस प्रकार के 4 संबंध स्थापित किए थे। और याद कीजिए मैक्सवेल ने 4 विभव कौन कौन से बताए थे? पहला विभव याद कीजिए आंतरिक ऊर्जा बताया था, दूसरा विभव हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F बताया था, तीसरा बताया था एंथैल्पी H बताई थी, चौथा बताया था गिब्स ऊर्जा G। इस प्रकार मैक्सवेल ने 4 ऊष्मागतिकी विभव बताए थे। और दूसरा ऊष्मागतिकी का संबंध हमने स्थापित किया था डेल T बटा डेल P S नियत बराबर डेल V बटा डेल S ऑफ P नियत। ऐसा हमने ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम प्राप्त किया था। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 2 है P यानी माइनस H यानी H के नियत है और dV dt के तुल्य है। 2 को 1 में रखने पर dt बटा dH ऑफ S और बराबर माइनस S माइनस का चिन्ह dt बटा डेल T बटा डेल S ऑफ H नियत है, और H क्या है? हमारे द्वारा लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस इक्वेशन को ऊपर नीचे डेल I से गुणा कर देंगे, डेल T बटा डेल T से गुणा कर देंगे, डेल I बटा डेल S पहले से ही है, डेल T बटा डेल T से हम गुणा कर देंगे, डेल T बटा डेल H ऑफ S बराबर माइनस का चिन्ह डेल I बटा डेल T, ये H नियत, डेल T बटा डेल S और H पहले से क्या है? नियत है। अब इसको हम इसके नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, डेल T बटा डेल S का डेल S बटा डेल T हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में दोनों ओर हम क्या ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? T से गुणा कर देंगे। इस इक्वेशन के ऊपर नीचे T से गुणा कर देंगे। जो ही हम T से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंट्रोपी की परिभाषा से dH बराबर dQ बटा T यानी T dH का मान क्या हो जाएगा? डेल Q। अब आगे देखिए ये इसका मान पूरे का इसका मान होता है CH। CH क्या है? विशिष्ट ऊष्मा नियत एंथैल्पी पर, इसका मान है CH, तो T बटा CH बराबर डेल I बटा डेल T ऑफ H नियत। CH क्या है? मोल विशिष्ट ऊष्मा नियत चुंबकन क्षेत्र पर, यानी कांस्टेंट क्या है? H। और C क्या है? क्यूरी का नियतांक, H है मोलर नियतांक। इक्वेशन 5 को इक्वेशन T के साथ आंशिक अवकलन करने पर और H को नियत रखने पर, H को हमने नियत रखेंगे और T के सापेक्ष से आंशिक अवकलन करेंगे किसका? इक्वेशन 5 का, तो हमें इक्वेशन 6 प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 कौन सी थी? जो गुणांक वाले, डेल T बटा डेल H ऑफ S नियत बराबर माइनस T बटा CH माइनस CVH बटा T स्क्वायर। डेल T बटा डेल H ऑफ S का मान आएगा CVH बटा CH T, माइनस से माइनस हमने काट दिया था। आगे देखिए T डेल T बराबर CV बटा CH H डेल H, ये डेल H गुणा में आके यहाँ पे आ गया।
दोनों तरफ समाकलन कर दो। यहाँ पर समाकलन की निम्न सीमा टी आई और उच्च सीमा है टी एफ। यहाँ पर ये एच डेल एच एंथैल्पी की निम्न सीमा एच आई है और एंथैल्पी की उच्च सीमा एफ है। आगे देखिए, जो ही समाकलन करेंगे तो इसका मान आएगा टी इंटू डी टी का मान टी स्क्वायर, तो टी एफ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सी वी बटा सी एच उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इक्वेशन नंबर 7। आगे देखिए, टी आई स्क्वायर को दाएं पक्ष में भेज देंगे हम, क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस सी वी बटा एच एफ बराबर एच एफ स्क्वायर माइनस एच आई स्क्वायर। यदि एच आई को एक्स ले ले और एच एफ को 0 ले ले, यानी प्रारंभिक एंथैल्पी एच, अंतिम एंथैल्पी एच हो, तो टी एफ स्क्वायर माइनस टी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस टी आई स्क्वायर माइनस सी वी बटा सी एच हो एच स्क्वायर। यदि ताप में परिवर्तन बहुत ही कम हो तो इक्वेशन 7 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी टी एफ प्लस टी आई और टी एफ माइनस टी आई बराबर सी वी बटा सी एच बराबर एच एफ स्क्वायर माइनस एच आई का स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल्टा टी और ये हो जाएगा दोनों को जोड़ टी आई प्लस टी आई 2टी आई और ये इसका हो जाएगा अंतर डेल्टा टी सी वी बटा सी एच एच एफ स्क्वायर माइनस एच आई स्क्वायर। डेल्टा टी बराबर हो जाएगा सी वी बटा 2टी आई को इसके नीचे ले आएंगे 2टी आई सी एच एच एफ स्क्वायर माइनस एच आई स्क्वायर। यदि अंतिम एच एफ 0 हो और प्रारंभिक एच आई एच हो तो इस समीकरण नंबर 9 इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा कि टी एफ बराबर ये टी आई इसके बाद जाएगा तो ये हो जाएगा टी आई माइनस सी वी बटा 2टी आई सी एच और ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार आज हमने रुद्धोष्म चुंबकन द्वारा निम्न ताप का उत्पादन किया था। इसके बाद हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।